नमस्कार दोस्तों। वेलकम यू इन दिस अवसम सीरीज संविधान की समझ। यस फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट मी। दिस इज मुकेश, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए पॉल साइंस। दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 17। आज हम ये 17th स्टेप है संविधान की समझ की। पिछली कक्षा में हमने नागरिकता के प्रावधानों को एक एक करके देख लिया है, एक एक करके पढ़ लिया है। संविधान में कैसे, संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कौन कौन से प्रावधान है संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और हमें संसदीय एक्ट 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होती है, ये भी हमने देख लिया है। आज बारी है संविधान संविधान में या संविधान के कौन से संसदीय एक्ट में टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता की समाप्ति का क्या प्रावधान है, इस बारे में आज चर्चा करने की विषय है। तो आज के विषय से हमारा नागरिकता को कैसे समाप्ति किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 10 में 19 आर्टिकल 10 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, पार्लियामेंट कैन डिमोलिश द स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन बाय लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 11। यानी आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो कानून बना सकती है, और आर्टिकल 10 में यह बात कही गई है कि संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपकी नागरिकता छीन सकती है। कैसे? संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो ये आपकी नागरिकता लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, बाकी किसी को नहीं है। और वो भी संसद किसी नियम के तहत, किसी एक्ट के तहत, जो आर्टिकल 11 के तहत उसे शक्ति प्राप्त है, उस एक्ट के तहत आपको आपकी नागरिकता वो आपसे छीन सकती है। ये आर्टिकल 10-11 की है। तो किन किन आधारों से छीन सकती है, ये बात आर्टिकल 11 के तहत 1955 के अधिनियम यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बात बताई गई है कि आपको कौन कौन से अधिकार के तहत आपको छीना जा सकता है। इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वी हैव द बेसिस और फंडामेंटल्स through which the citizenship of a person can be terminated or demolished. तो first there are three bases to terminate citizenship of a person. किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 आधार दिए गए हैं नागरिकता में। पहला है रेनन्सिएशन यानी हिंदी में इसको परित्याग कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परित्याग। तो रिनन्सिएशन के तहत आपको आपकी नागरिकता छीना जा सकता है। रिनन्सिएशन यानी परित्याग कहने का अर्थ है कि भारत का कोई भी वयस्क नागरिक ये घोषणा करेगा कि अपनी नागरिकता का त्याग वो कर सकता है। वो अभी स्वतः यदि घोषणा करता है कि मैं भारत की नागरिकता आज से त्याग करता हूँ, भारत की नागरिकता आज से मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो इस प्रकार से घोषणा करेगा तो वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा और वो भारत की नागरिकता छीन सकता है। तो ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्याववासन। देखिए उच्चारण थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो रहा। पर्याववासन यानी टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन ये किस वजह के लिए? ऐसा कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता भारत की प्राप्त की है। तो अब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन आपके लिए नया शब्द नहीं होगा, ये हमने पंजीकरण और देशीकरण के तहत नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, जो 5 आधार हमने बताए थे, उसमें से ये तीसरा और चौथा नंबर का था कि रजिस्ट्रेशन के तहत और नेचुरलाइजेशन के तहत। हम बताए थे 5 गो ना, कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और किसी क्षेत्र का भारत राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण अथवा देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता उसको प्राप्त है और वो इच्छा से भारत दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, आपको रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त थी, और आप स्वतः रूप से मान लीजिए किसी कनाडा का या यूएसए का आदि अन्य देशों के नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं,
तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा इस देश की नागरिकता से, आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये रेनन्सिएशन तो आप स्वतः छोड़ रहे थे, ये आपको भारत सरकार द्वारा आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी आप यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे। तो ये दूसरा आधार हमारा हुआ नागरिकता छोड़ने का। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? वंचित किया जाना। इसको एक एग्जैक्ट हिंदी इसका नहीं ढूंढ के मिला मेरे को, इसलिए इसका हिंदी आप ये समझे, वंचित किया जाना। वंचित किया जाना यानी किसी की नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाना, नागरिकता से उसको हटा दिया जाना, फोर्सफुल्ली हटा दिया जाना, यानी उसको बाध्य करना हटाने के लिए। क्यों हटाने के लिए रजिस्ट्रेशन? ये फॉर रजिस्ट्रेशन पीपुल के लिए है, जो रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं उन नागरिकों के लिए है। उन नागरिकों के लिए कुछ कंडीशन है, यदि उन कंडीशनों का वो पालन नहीं करेंगे तो भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता को आपके नागरिकता अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और ये कंडीशन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। कंडीशन है कि आप जब से यहाँ भारत की रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता प्राप्त किए हैं तब से आपको फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में आस्था होना बहुत जरूरी है। आप संविधान में आस्था नहीं रख रहे हैं, संविधान के नॉर्म्स को पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान के वैल्यूज को प्रॉपरली पालन नहीं करने हैं। वैल्यूज कौन? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक डेमोक्रेसी, राष्ट्र की एकता, अखंडता को यदि आप मान नहीं रहे हैं तो आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जा सकता है, भले आप रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता प्राप्त किए हों। आप दूसरा शर्त यह है कि आपको डोंट सपोर्ट एनिमी ड्यूरिंग द वार, यानी किसी युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान का मान लीजिए युद्ध हुआ तो आपको एनिमी यानी जो विरोधी दल होगा उसका सहायता आपको नहीं करना है। उसकी सहायता आप करते हैं तो आपकी नागरिकता भी छीना जा सकता है। या आपको मान लीजिए आप भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और आप पाकिस्तान की तरफ से जाकर या कोई गुप्त सूचना आप पाकिस्तान को दे दिए या ऐसा किसी भी तरीका से आप विरोधी दल को लाभ पहुंचाते हैं तो आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको माना जाएगा कि आप जो है भारत के संविधान में भारत की एकता अखंडता पे आस्था नहीं रखते हैं, फेथ नहीं रखते हैं। यू डोंट हैव द फेथ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन क्रेडिबिलिटी, देन यू कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिटीजनशिप फैसिलिटीज फ्रॉम इंडिया। ओके। तीसरा क्लेम क्या है? सिटीजनशिप बाय फॉल्स क्लेम, यानी आप रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन आपका यदि पाया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन है वो फॉल्स एविडेंस यानी बिना साक्ष्य के या ऐसा कोई गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके आप धोखा से नागरिकता प्राप्त किए हैं भारत की नागरिकता, तब भी आपको टर्मिनेट या डिप्राइव कर दिया जाएगा नागरिकता से। ये तीसरा कंडीशन है, डिप्राइवेशन, वंचित कर दिया जाएगा। चौथा क्या हुआ? प्रिजन फॉर 2 years बाय एनी अदर कंट्री विदिन 5 years ऑफ टेकिंग सिटीजनशिप, यानी रजिस्ट्रेशन ग्रहण करने के यानी रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता ग्रहण के 5 साल के भीतर यदि आप किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा काटते हैं या 2 वर्ष के लिए आपको जेल में कैद किया जाता है किसी विदेशी राज्य द्वारा, तो आपकी नागरिकता भारत से स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। आपकी भारत की नागरिकता, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन किए थे भारत में और 5 साल के भीतर ही आप किसी दूसरे देश में ऐसा कोई गुनाह कर दिया तभी तो आपको कैद कर लिया ना वो, तो ऐसा में आपको क्यों रखेगा? वो नहीं रखेगा नागरिकता और आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। और फिर 1 2 3 4 5 6 यानी छठा कंडीशन क्या है? मैरिज विथ फॉरेनर, यानी आप भारतीय स्त्री हैं और आप भारतीय स्त्री हैं या पुरुष हैं और फॉरेन के किसी पुरुष महिला से विवाह करते हैं और आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता को यहाँ ख़त्म किया जा सकता है। और आगे क्या कंडीशन? नो लिव इन इंडिया फॉर लास्ट 7 years, यानी आप यदि लगातार 7 वर्षों से भारत से गायब हैं, आप लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता आपको नागरिक से वंचित किया जा सकता है। ये कंडीशन हमारे ये में संविधान में ये संसदीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 में ये प्रावधान आपको किया गया है।
ओके, तो ये इतना कंडीशन था आपको हटाने का। अब यह है कि डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता संबंधी विवाद क्या क्या हैं अभी तक में। तो पहला सबसे फेमस विवाद है सोनिया गांधी केस का। आपको याद होगा 13th लोकसभा अमेंडमेंट, जो 13th लोकसभा चुनाव जो था, ये 13वां लोकसभा जो चुनाव हुआ था, ये लगभग ये जो 2004-5 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी और यहाँ मनमोहन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब ये 100% पूरा चांस था कि मिसेज सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है। तभी विवाद उठा बड़े भयंकर से कि भाई ये विदेशी महिला है, इस पे आरोप लगा कि ये विदेशी महिला है। यही भाजपा के उस समय के विरोधी दल थे, भाजपा के स्मृति ईरानी थी, सुषमा स्वराज थी, यही सब जितने थे वो सब मिलकर आवाज़ उठाने लगे कि ये विदेशी महिला है, ये यदि नागरिकता ग्रहण कर लेगी। यहाँ सुषमा स्वराज ने तो इतना तक कहा था कि ये जैसे ही प्रधानमंत्री बन जाती है, यदि सोनिया गांधी को बना दी जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगी, इस तरह के नारे उठने लगे। तभी ये विवाद उठा, भाई क्या ऑर्डिनरी सिटीजन और नेचुरलाइज्ड सिटीजन में कोई अंतर है क्या? ये सबसे बड़ा विवाद उस वक्त उठने लगा। क्या नागरिकता में विभेद किया जा सकता है, यानी साधारण जो बाय बर्थ वगैरह से जन्म से नागरिकता प्राप्त है या वंशाधिकार बाय डिसेंट से नागरिकता प्राप्त है, और कोई रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के विधि से द्वारा नागरिकता प्राप्त है, तो उनमें क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा मुद्दा आया। इस ऐसे तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा यदि विभेद किया जाएगा, तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना जाएगा यदि विभेद किया जाएगा। तो इस बारे के बाद फिर बात उठा, क्या संवैधानिक पदों पर बैठने के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है क्या? नेचुरलाइज्ड सिटीजन या फिर पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या संवैधानिक पदों यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर, ये सब पदों में क्या विराजमान नहीं हो सकता है? ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा उस वक्त के। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 जब फंडामेंटल राइट में आएंगे तो बताएंगे ही, लेकिन अभी भी बता देते हैं कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का आश्वासन देता है, और आर्टिकल 16 कहता है कि आपको नियुक्तियों में भी अवसर की समानता प्राप्त होगी, और तथा किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत नागरिक यानी नेचुरलाइज्ड सिटीजन और ऑर्डिनरी सिटीजन में विभेद नहीं करता है, और ऑर्डिनरी सिटीजन या नेचुरलाइज्ड सिटीजन को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता है। यानी सोनिया गांधी चाहती तो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकती थी 2004 में, लेकिन उन्होंने अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। खैर वो उसका अपना मैटर है। तो लेकिन आप नेचुरलाइज सिटीजन हैं तब भी आप भारत की प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और आगे हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके और थोड़ा बता देते हैं कि अमेरिकी संविधान अपने देशीकृत नागरिकों को केवल सीनेट सदस्य बनाता है। वहाँ है हम लोग जैसे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, ये सदन कहते हैं ना, वहाँ सीनेट कहा जाता है। तो सीनेट भारत का राज्यसभा मान लिए, तो वहाँ सीनेट सदस्य बनने का अधिकार देता है। वहाँ जो नेचुरलाइज सिटीजन होता है यूएसए में यानी अमेरिका में जो देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त करता है, उसको सीनेट का सदस्य तो बनने का अधिकार है। तो अमेरिका में पैदा हुआ व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ कंडीशन है कि आप यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिकी की नागरिकता ले लेता है तो वह यूएसए में सीनेट का सदस्य तो बनेगा, यानी वहाँ की राज्यसभा का सदस्य तो बनेगा, लेकिन वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति में ही मतलब अमेरिका में ही पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और इसमें एक्सपर्टीज आप कैसे लाएंगे या आप टिप्पणी कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है अमेरिका में ऐसे नियम जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक है, मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए ऐसा नियम बनाना ठीक है, और लेकिन ये बहुत तर्कसंगत नहीं लगता है।
ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया हो सकता है कि भाई हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे कोई बाहरी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा तो सुरक्षित होंगे, लेकिन ये बहुत मतलब तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा का पद भी महत्वपूर्ण होता है और आंतरिक सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अमेरिकी जो ये दोषपूर्ण प्रावधान है उसका हवाला देना सही नहीं है। अमेरिकी जैसे अमेरिका में नहीं है इसलिए भारत में भी नहीं देंगे, तो ये कहना सही नहीं, क्योंकि ये दोषपूर्ण या अतार्किक वाला विचार है कि आप नेचुरलाइज के कोई व्यक्ति है उसको आप इस आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर कह रहे हैं कि ये नागरिक नहीं, ये आपके यहाँ जो बाय बर्थ नागरिक है वो भी तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है ऐसे, इसलिए ये तर्कपूर्ण नहीं है। और भारत में व्यवस्था ठीक है कि आप कोई यहाँ आके यदि यहीं का हो गया है, जैसे सोनिया गांधी जब से यहाँ आई है तो यहीं की हो गई है, वो यहीं रहने लगी है। और उन्होंने एक बहुत भावुक क्षण में एक भाषण के रूप में कहा था, जब उसे विदेशी महिला कहा करते थे सब कोई, तो एक भाषण में वो कही थी कि मैं यहीं आके किसी की बहू बनी, यहीं किसी की पत्नी बनी, यहीं मैं माँ बनी और यहीं मैं विधवा हुई। तो बोली कि मैं यहाँ की कौन सी परंपरा ऐसी नहीं निभाई जो भारत का नागरिक मैं नहीं हूँ या मुझे विदेशी कहते हैं। बहुत भावुक क्षण उस वक्त था और लोगों ने 2004 में वो ये बात कही थी और लोगों ने उनकी बात को पकड़ लिया और उन्हें वोट देकर बहुत भारी मदद से उसे विजयी बनाया उस वक्त, और वो सोनिया गांधी उस वक्त विजयी हुई कांग्रेस। तो ये वहाँ तक का था, वहाँ तक का ये विवाद को भी मैंने सुलझा दिया, मतलब इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ तक लगभग आप लोगों को क्लियर है। जब मैं अगले एपिसोड में आऊँगा तो बताऊँगा कि विदेशी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या है, जैसे अनिवासी भारतीय, आप एनआरआई के बारे में सुने होंगे, है ना, आप ओसीआई के बारे में सुने होंगे, ओवरसीज इंडियन के बारे में, और आप पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड के बारे में सुने होंगे। आजकल तो हालांकि पीआईओ हटा दिया गया है, तो मैं इस बारे में अगले यहाँ डिटेल करूँगा। और बच गया है CAA 2019, तो CAA 2019 भी बताना मेरे लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो अगले मैं जब भी आऊँगा तो आपको वो सारी बातें धीरे धीरे करके बताऊँगा। आप ऐसे ही लगातार यहाँ बने रहिए। देखिए, ये मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आप मत समझिए कि ये हल्का फुल्का बता रहे हैं, ये पूरी IAS का सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ आपको, एक एक करके। कम वीडियो है, 15-15 मिनट का है, लेकिन मैं कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, पूरा डिटेल में। आप किसी IAS एस्पायरेंट के कॉपी पढ़िएगा, नोट पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ उतना नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं हम यहाँ आपको बता रहे हैं। आप पूरा एपिसोड टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सारा बताऊँगा। आपको कहीं दूसरा जगह से पढ़ने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और ये 4 वर्षों का पूरा एक्सपीरियंस है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और दिस इज अबाउट मी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।